ईसीजी रिपोर्ट जैसा दिखने वाला ये चार्ट ही आज की वीडियो का टॉपिक है। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कंपनी का नाम है श्रीराम फाइबर यानी एसआरएफ लिमिटेड। काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। एक बड़ा कस्टमर बेस होने के साथ साथ डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट है, लेकिन फिर भी कंपनी के शेयर्स पिछले 3 सालों से कंसोलिडेशन फेज में ही हैं। इसकी क्या वजह है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी मेनली 4 बिजनेस डिवीज़न में ऑपरेट करती है। सबसे पहले इन 4 बिजनेस डिवीज़न्स के बारे में ब्रीफली बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा बिजनेस डिवीज़न केमिकल बिजनेस है, जिसमें कंपनी 2 सेगमेंट्स में काम करती है, स्पेशलिटी केमिकल्स और फ्लोरोकेमिकल्स। सबसे पहले स्पेशलिटी केमिकल की बात करते हैं और इसके लिए स्पेशलिटी केमिकल्स की वैल्यू चेन को जान लेते हैं। बेसिक रॉ मटेरियल से इंटरमीडिएट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, फिर इंटरमीडिएट्स से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यानी एआई बनाए जाते हैं। इस एआई को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। फिर फॉर्मुलेशंस बनते हैं और वही एंड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, फर्टिलाइज़र और सॉइल कंडीशनर्स। पहले एसआरएफ एग्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए सिर्फ इंटरमीडिएट्स ही मैन्युफैक्चर करता था, लेकिन अब एग्रोकेमिकल के लिए एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी मैन्युफैक्चर कर रहा है और साथ ही फार्मास्यूटिकल के लिए एक डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी सेटअप कर ली है। इसके अलावा एग्रोकेमिकल बिजनेस के इनोवेटर्स बेयर्स, सुमिटोमो, बीएएसएफ जैसे ग्लोबल बिजनेस लीडर्स एसआरएफ से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। जैसे पीआई इंडस्ट्रीज़ का मेन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन एसआरएफ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं करता, बल्कि इंटरमीडिएट्स और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के प्रोसेस डेवलपमेंट में भी टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करता है। इसके बाद केमिकल बिजनेस का दूसरा सेगमेंट फ्लोरोकेमिकल्स है। इस सेगमेंट में कंपनी रेफ्रिजरेंट गैसेस, इंडस्ट्रियल केमिकल्स और फ्लोरोपॉलीमर्स मैन्युफैक्चर करती है। एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में सबसे पहले रेफ्रिजरेंट गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC यूज़ की जाती थी, लेकिन CFC ओजोन लेयर डिप्लीशन और साथ ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल थी, तो इस वजह से इसे कई साल पहले ही बैन कर दिया गया। CFC के बाद हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी SCFC गैस आई, जिसका मेन प्रोडक्ट R22 गैस है, लेकिन ये गैस भी CFC की तरह ओजोन लेयर डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फेज आउट की जा रही है और साल 2030 तक इसके प्रोडक्शन पर कंप्लीट बैन हो जाएगा। एसआरएफ ने R22 गैस का रिप्लेसमेंट R467A गैस को डेवलप कर लिया है और इसका पेटेंट भी करवा लिया है। फ्लोरोकेमिकल का एक प्रोडक्ट फ्लोरोपॉलीमर है। फ्लोरोपॉलीमर से PTFE यानी टेफ्लॉन बनाया जाता है। टेफ्लॉन आप जानते ही होंगे, नॉन स्टिक कोटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं और फ्लोरोपॉलीमर्स R22 गैस के ही डेरिवेटिव हैं। इसलिए कंपनी R22 गैस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है फॉर नॉन एमिशन पर्पसेस। लेटेस्ट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बताया कि फ्लोरोपॉलीमर बिजनेस में लगभग 600 करोड़ रुपए का कैपेक्स दिसंबर 2025 तक फेज्ड मैनर में किया जाएगा। टेफ्लॉन कोटिंग के अलावा फ्लोरोपॉलीमर्स सोलर एनर्जी, ऑटोमोबाइल, हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अलावा और भी कुछ इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। रेफ्रिजरेंट गैसेस में आज की बात करें तो एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर के लिए सबसे ज़्यादा R32 गैस को यूज़ किया जाता है। कार्स के लिए
ग्लोबली R134 गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये गैसेस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC गैस हैं। HFC ओजोन लेयर के लिए तो खतरनाक नहीं है, लेकिन इससे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से HFC गैस को भी फेज आउट किया जाएगा। HFC की मैन्युफैक्चरिंग के लिए SRF दुनिया के लोएस्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। HFC गैस में SRF कम्प्लीटली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है और इसी वजह से HFC में कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर चाइनीज़ प्लेयर के साथ भी फेयरली कम्पिटिटिव है। R22 और R32 गैस मैन्युफैक्चरिंग में SRF के अलावा नवीन फ्लोरीन और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स इंडिया के सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन इनमें भी सबसे बड़ा प्लेयर SRF है। और HFC की रिप्लेसमेंट है HFO यानी हाइड्रोफ्लोरोओलियोफिन्स, और SRF ने HFO के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ऑलरेडी क्रैक कर लिया है और HFO ही रेफ्रिजरेंट गैसेस का फ्यूचर है, क्योंकि HFO सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट गैस है। इसके अलावा SRF के पास फार्मा ग्रेड HFA 134A गैस का पेटेंट भी है। इसका यूज़ इन्हेलर्स में होता है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में सिर्फ कुछ कंपनीज ही करती हैं। फ्लोरोकेमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स दोनों ही बिजनेस में कंपनी को चीन से चीपर प्रोडक्ट्स की डंपिंग की वजह से काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल केमिकल सेगमेंट में भी SRF को डोमेस्टिक प्लेयर्स से कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। एग्रोकेमिकल सेगमेंट में वीक डिमांड है और साथ ही इस सेगमेंट में इन्वेंट्री रैशनलाइजेशन भी चल रहा है। इसके अलावा एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग में चीन ने अपने प्रोडक्शन लेवल को लगभग 50% से ज़्यादा से बढ़ा दिया है। इस वजह से ओवर सप्लाई सिचुएशन क्रिएट हो गई है। लेकिन केमिकल बिजनेस में SRF के दो बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। राजस्थान का प्लांट लगभग 100 एकड़ का और दहेज गुजरात का प्लांट लगभग 250 एकड़ से ज़्यादा का है, जिसकी वजह से कंपनी कम्प्लीटली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, यानी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी कम खर्च में और कम समय में की जाती है और लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जिसकी वजह से कंपनी को कंपटीशन में एडवांटेज रहती है। लेटेस्ट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में मार्जिन्स 20% मेंटेन रहने की गाइडेंस दी है। साथ ही मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि रेफ्रिजरेंट गैसेस की डिमांड डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन US मार्केट में डिमांड वीक है। हमने बात की कि केमिकल्स बिजनेस में SRF को पीयर ग्रुप से एक कम्पिटिटिव एडवांटेज रहती है। इसकी वजह कंपनी की R&D टीम है। ये टीम केमिकल टेक्नोलॉजी ग्रुप के नाम से एक सेपरेट बिजनेस डिवीज़न की तरह काम करती है। इसमें लगभग 450 से ज़्यादा साइंटिस्ट और इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हर साल एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करती है, जिसकी वजह से कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के लिए फ्यूचर रेडी है। इस ग्रुप का काम स्पेशलिटी केमिकल्स और फ्लोरोकेमिकल्स के लिए एडवांस प्रोडक्ट्स और प्रोसेस टेक्नोलॉजी डेवलप करना है। इस ग्रुप में कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री को हैंडल करने की एक्सपर्टीज़ है, जो कि आप कंपनी के पेटेंट पोर्टफोलियो में भी देख सकते हैं। कंपनी ने अभी 450 से ज़्यादा पेटेंट अप्लाई कर रखे हैं, जिसमें से लगभग 150 पेटेंट कंपनी को मिल चुके हैं। केमिकल टेक्नोलॉजी ग्रुप एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल तैयार करता है, जो कि ज़्यादातर क्लोरीन और फ्लोरीन पर बेस्ड होते हैं। इसी वजह से कंपनी कई प्रोडक्ट्स को डेवलप करने की क्षमता रखती है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कंपनी ने 44 मॉलिक्यूल्स से ज़्यादा पर काम किया, जिसमें से कई प्रोडक्ट्स को प्रोसेस डेवलपमेंट तक ले जाया गया। 34 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को स्केल अप स्टडीज़ के लिए लिया गया।
और इस 34 मॉलिक्यूल्स में से 70% मॉलिक्यूल्स का कॉमर्शियल प्रोडक्शन मल्टीपर्पज़ और डेडिकेटेड प्लांट्स में किया जा रहा है। मल्टीपर्पज़ प्लांट्स में कंपनी मॉलिक्यूल्स को स्टडी करती है और फिर सक्सेसफुल मॉलिक्यूल्स को कॉमर्शियली प्रोड्यूस करने के लिए उस मल्टीपर्पज़ प्लांट को एक डेडिकेटेड प्लांट में कन्वर्ट कर देती है। यही वजह है कंपनी कॉन्फिडेंट है कि उनकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्किल्स और न्यू प्रोडक्ट केमिस्ट्री जैसे एडवांस इंटरमीडिएट्स, एक्टिव एग्रोकेमिकल इंग्रेडिएंट्स और नेक्स्ट जनरेशन रेफ्रिजरेंट्स डेवलपमेंट स्किल्स उन्हें इंडस्ट्री में एज प्रोवाइड करती रहेगी। एसआरएफ का दूसरा बड़ा बिजनेस डिवीज़न है पैकेजिंग फिल्म्स बिजनेस। इस बिजनेस में कंपनी बोपेट और बीओपीपी फिल्म्स का प्रोडक्शन करती है। इस बिजनेस में कंपनी की 3 देशों में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, हंगरी, थाईलैंड और साउथ अफ्रीका, जिसकी वजह से कंपनी अपने कस्टमर्स को कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में प्रोडक्ट सप्लाई कर पाती है। इस बिजनेस डिवीज़न में कंपनी को काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ता है और इसी वजह से इस डिवीज़न के मार्जिन्स ज़्यादातर अंडर प्रेशर रहते हैं। कंपटीशन को मिटिगेट करने और प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए कंपनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर लगातार काम करती है। पैकेजिंग फिल्म बिजनेस के बारे में मैनेजमेंट ने लेटेस्ट कॉन कॉल में बताया कि बीओपीपी फिल्म सेगमेंट में स्टेबल डिमांड और हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की वजह से इस क्वार्टर में रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया गया, जिससे बिजनेस परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है। जबकि बोपेट फिल्म सेगमेंट में चाइनीज़ प्लेयर्स के द्वारा साउथ ईस्ट एशियन मार्केट में ओवर सप्लाई की सिचुएशन थी, लेकिन कंपनी के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मार्केट में एक कम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में एसआरएफ की इंडस्ट्री लीडिंग परफॉर्मेंस है। इसी डिवीज़न में जनवरी 2024 में कंपनी ने मध्य प्रदेश में एक एल्युमिनियम फॉयल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप की है। लेटेस्ट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बताया कि इस फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड हाफ में एल्युमिनियम फॉयल प्रोडक्शन को रैंप अप किया जाएगा। एल्युमिनियम फॉयल और पीटीएफई बिजनेस, ये दोनों ही कंपनी के नए बिजनेस सेगमेंट्स हैं। एल्युमिनियम फॉयल और पीटीएफई प्रोडक्ट्स की सेल डोमेस्टिक मार्केट में शुरू हो गई है। पीटीएफई सेगमेंट में कंपनी प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रही है, लेकिन एल्युमिनियम फॉयल सेगमेंट में एक्सपोर्ट के लिए सैंपल प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को भेजे जा चुके हैं और सेकेंड हाफ में एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिलने की संभावना जताई है। तीसरा बिजनेस डिवीज़न है टेक्निकल टेक्सटाइल्स। इस डिवीज़न में 3 सेगमेंट्स हैं। पहला टायर कॉर्ड फैब्रिक, जो कि कंपनी का सबसे पुराना बिजनेस भी है। इस सेगमेंट में नायलॉन टायर कॉर्ड फैब्रिक और नायलॉन यार्न मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। नायलॉन टायर कॉर्ड फैब्रिक टायर्स के बेस मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं और नायलॉन पॉलिएस्टर के मुकाबले ज़्यादा मजबूत होते हैं, इसलिए ये ज़्यादातर हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स जैसे बस, ट्रक और ऑफ रोड व्हीकल्स के टायर मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किए जाते हैं। वहीं पॉलिएस्टर टायर कॉर्ड फैब्रिक ज़्यादातर पैसेंजर कार के टायर की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किए जाते हैं। दूसरा सेगमेंट है बेल्टिंग फैब्रिक। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो बेल्ट यूज़ की जाती है, कंपनी उसे मैन्युफैक्चर करती है। इस बेल्ट की डिमांड मेनली कोल, स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री से आती है। इसके बाद तीसरा सेगमेंट है पॉलिएस्टर इंडस्ट्रियल यार्न। इसका इस्तेमाल मेनली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है, जैसे जैकेट मैन्युफैक्चरिंग और सीट बेल्ट्स। लेटेस्ट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बताया कि
कंपनी हाई मार्जिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की सेल्स में फोकस कर रही है। अदर बिजनेस डिवीज़न कोटेड और लैमिनेटेड फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। इस डिवीज़न में कंपनी इंडिया में मार्केट लीडर है और ये बिजनेस रिलेटिवली बेटर परफॉर्म कर रहा है। कोटेड फैब्रिक बिजनेस में इस क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग डिमांड की वजह से रिकॉर्ड डोमेस्टिक सेल्स की और अपनी मार्केट लीडर पोजीशन को मेंटेन रखा। साथ ही वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के एक्सपेंशन से कंपनी वॉल्यूम इंक्रीज करने को टारगेट कर रही है। लैमिनेटेड फैब्रिक बिजनेस में ओवर सप्लाई की वजह से मार्जिन्स प्रेशर में रहें, फिर भी प्राइस वाइज एसआरएफ ने मार्केट लीडरशिप पोजीशन को रिटेन किया हुआ है। एसआरएफ अपने हर बिजनेस डिवीज़न के लिए आर&डी पर फोकस करती है, जिसकी वजह से कंपनी हाई मार्जिन बिजनेसेस और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ऐड कर पाती है। पिछले साल एसआरएफ के चेयरमैन ने लगभग 12,000 से 15,000 करोड़ के कैपेक्स अनाउंस किए थे, जिसे कि अगले 4-5 सालों में पूरा किया जाना था। इसी वजह से कंपनी हर साल एक बड़ा अमाउंट कैपेक्स में डालती है। 12 से 15,000 का कैपेक्स काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। इससे कंपनी को बिजनेस में एक बड़ी एडवांटेज मिलेगी। कंपनी ऐसा पहले भी कर चुकी है कि डाउन बिजनेस साइकिल में कैपेक्स करके प्रोडक्शन करती है, जिससे कि इम्प्रूव्ड मार्केट कंडीशन में कंपनी के पास सप्लाई को लेकर एडवांटेज रहे। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। लगभग 72,000 करोड़ के मार्केट कैप की लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी की सेल्स पिछले 10 साल में 3 गुना से ज़्यादा हो गई है। कंपनी के मार्जिन्स साल 2018 में ड्रॉप होने के बाद साल 2019 से लेकर 2023 तक लगातार एक्सपैंड कर रहे थे, लेकिन इस साल मार्जिन्स में फिर से ड्रॉप आया है और मार्जिन्स 24-25% से घटकर 20% पर आ गए हैं, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि पिछले कुछ समय से इंडस्ट्री में हेडविंड्स हैं और केमिकल सेक्टर में ग्लोबल स्लोडाउन है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.7% और रिटर्न ऑन इक्विटी 12.2% है। कंपनी पर 5,000 करोड़ से ज़्यादा का डेट है, जिसके अगेंस्ट कंपनी के पास 11,000 करोड़ से ज़्यादा के रिजर्व्स हैं। शेयर प्राइस 2,450 रुपये के आसपास है और ट्रेलिंग 12 मंथ EPS 41.4 रुपीज़ है। इस समय शेयर 60 के मल्टीपल्स पर ट्रेड हो रहा है, क्योंकि पिछले कई क्वार्टर से EPS घट रहा है। फिर भी पीयर ग्रुप कंपैरिजन में वैल्यूएशंस चीपर हैं। प्रोमोटर होल्डिंग 50.26% है। FIs के पास 18.76% और DIs के पास 16.57% शेयर्स हैं। टेक्निकल्स की बात करें तो जैसे कि हमने पहले ही बात की कि शेयर प्राइस पिछले 3 सालों से एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, जिसका मतलब है कि शेयर में बेस फॉर्मेशन हो रहा है। पिछले 1 साल में शेयर ने लगभग 13% और 6 महीने में लगभग 9% के रिटर्न दिए हैं। डिलीवरी परसेंटेज 50% से ज़्यादा होते हैं। आखिरी में डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। शेयर खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पर।